सभी दोस्तों राम राम। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास के प्रश्न। तो आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न है, तो उच्चतम गति पे सूर्य के चारों ओर घूमता हुआ ग्रह कौन सा होगा भाई। चार ग्रह हैं आपके सामने, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध। तो सही जवाब क्या बनेगा भाई आपका? सही जवाब बनेगा मरकरी, यानी भाई बुध ग्रह है जो आपका उच्चतम गति पे सूर्य के चारों ओर घूमता हुआ ग्रह दिखाई देगा, जिसमें बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में केवल 88 दिन लगते हैं भाई। कितने दिन लगते हैं बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में, चक्कर लगाने में? 88 दिन का समय लगता है। अगला प्रश्न है भाई, पल्सर होते हैं, बताओ पल्सर क्यों है भाई? तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं भाई पल्सर। कर लोगे याद? देख लो भाई मैं कितनी स्पीड से करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम के टाइम में भाई, ठीक है, आप देख रहे हैं कितना समय आपका जो बच रहा है टाइम, ठीक है, पेपर का। तो भाई तैयारी करते रहो, कंटिन्यू तैयारी करोगे तो कुछ न कुछ हो जाएगा, वरना तो फिर भाई ठीक है हाथ पे हाथ धरे रहना, कुछ नहीं होगा। ठीक है, पीछे क्लास ही देख लेना, प्ले लिस्ट में जाके एक एक क्लास को अच्छी तरीके से देख लो, कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी, चिंता ना करो। बिल्कुल फ्री में दूंगा, टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्टों की पीडीएफ। ठीक है ना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो जिस साथी ने नहीं किया है। कंप्लीट क्लास देखा करो, प्यारा सा कमेंट कर दिया करो क्लास कैसी लगती है। और शाम को 7:30 वाला टेस्ट भी आपका बहुत जल्दी होगा, क्योंकि एक फ़ोन से ही सारी क्लासें भी मैनेज करनी पड़ रही है। तो आप देखो अपना सिस्टम खराब हो रहा है तो बहुत जल्दी ठीक होगा। और या जो आपको थोड़ी कम साउंड, ठीक है, क्लास में सुनाई देती है, ये प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। बस 1-2 दिन आप मैनेज करके चलो। तो दोस्तों आपकी जो क्लासें हैं एक दिन भी नहीं रुकेगी, मेरा वादा है आपको। मैं पूरा कंटेंट आपको सारा जितना भी मेरे पास अवेलेबल है सारा फ्री में दूंगा भाई। ठीक है ना, चिंता नहीं करनी आपने। सिर्फ आपने क्या करना है, न्यू सीटी के लिए टॉपिक वाइज सारी चीज़ें अपने टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज करके, ठीक है ना, शेड्यूल बना के बढ़िया तरीके से पढ़ना है। हर सब्जेक्ट को महत्व देना है, एक सब्जेक्ट कभी सिलेक्शन नहीं दुआएगा। सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे तो किमें किमें भला हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखो भाई, पृथ्वी अपने अक्ष पे चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? पृथ्वी अपना अक्ष का चक्कर लगाएगी तो कितना भाई, ठीक है, कितना टाइम लगेगा है? तो टाइम लगेगी भाई वह 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का। ठीक है ना, ठीक है। और ये जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करे इसमें 365 दिन में 5 घंटे 48 48 मिनट 46 सेकंड में करती है भाई। ठीक है ना, पूरी जानकारी दे रखी है, पीडीएफ में आराम से पढ़ लियो। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपनी काल्पनिक दूरी पर एक बार की गुण अवधि कितनी होती है भाई? कितनी हुआ है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। मैंने बताया नहीं, पृथ्वी अपने अक्ष का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का टाइम लेती है। अगला प्रश्न है भाई, दिन और रात होने का क्या कारण है? ठीक है ना, आपको दिन और रात देखे हैं, ठीक है ना, कभी दिन निकलता कभी रात हो जाती है, कभी, ठीक है ना, दिन निकलता कभी रात हो जाती है। ठीक है ना, कई कई महानुभव तुमने सोचे दिन और रात क्यों है? अरे जमा सिंपल प्रश्न है। दिन और रात होने का कारण क्या रहेगा? दिन और रात होने का कारण रहेगा पृथ्वी का क्या भाई? बरी, तो पृथ्वी का परिभ्रमण भाई। ठीक है ना, पृथ्वी का परिभ्रमण है ये, कर लोगे याद। पृथ्वी का परिभ्रमण क्या है? दिन और रात होने का कारण। परिभ्रमण क्यों है? देखो, पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूर्ण करने के कारण दिन और रात होते हैं भाई। ठीक है, घूर्ण करण मतलब चक्कर लाएगी। पृथ्वी घूर्ण करने पर पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वह दिन का होता है। जो भाग सूर्य के सामने होता है ना पृथ्वी का, वो तो दिन का होता है। और जो भाग सूर्य के विपरीत आ जाए धरती का, ठीक है, वो अंधेरा दिखाई देगा आपको, रात का भाग होता है। ठीक है ना, धरती का जो भाग होता है वो सूर्य के विपरीत आ जाए तो रात होगी, अगर सूर्य के सामने आ जाए तो क्या होगा भाई? दिन होगा। ठीक है ना, कर लोगे याद, कितना 90% है ना। सूर्य के विपरीत आ जाती है धरती तो क्या होती है? रात। और सूर्य के सामने आ जाए तो दिन हो जाता है भाई। देख लेता मैं। ठीक है ना, इतने एंडी एंडी पर्सन है मेरा दो है। एक एक पर्सन मड़ाई मार के जमा देसी की वर्गा है भाई। ठीक है ना, एक एक पर्सन एंडी। पृथ्वी का बाया कोड बना होता है भाई, बताइयो किस तरह बने हुआ बाया कोड? लोहा से और निकल से। ठीक है ना, याद कर लेना, लोहा निकल से बना होता है, डिटेल में पढ़ लियो था हमें। ठीक है ना भाई, पीडीएफ दे रखी है कंप्लीट। तो भूपटल कई टुकड़ों में बंटा हुआ है जिन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो केक में भाई प्लेट या पट कहते हैं, प्लेट या पट, प्लेट या पट कमें छोड़ो। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, पृथ्वी की भूपटपट्टी की सबसे निचली परत खालिस्तान कहलाती है। तो क्या कहला हुआ है? सीमा। के कहला हुआ है छोड़े? सीमा। यो किसी का नाम को नहीं, समझ गए? कहते किसी का नाम सोचो। पृथ्वी की भूपटपट्टी की सबसे निचली परत के कहला हुआ है? सीमा कहला हुआ है। ठीक है ना, तुम बड़े जुल्मी हो, सीमा के पीछे चले जाओ। ठीक है ना, पढ़ लो भाई। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे पतली परत खालिस्तान कहलाती है। तो पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या कहलाती है? तो पतली जो परत है भाई
जमा पतली, ठीक है, जमा पतली परत के कहेंगे भाई भू परपट्टी, के कहें छोरो भू परपट्टी कहें, ठीक है। पृथ्वी की सबसे पतली परत ने के कहें भू परपट्टी कहें। कर लोगे याद, 1 नंबर का प्रश्न है, एक एक नंबर के सारे प्रश्न है भाई। तो क्या पद पद लिथोस, तो पद लिथोस्फीयर भाई, ठीक है। किसे, तो किसे वो होगा भाई, किससे जाना जाएगा, तो पद लिथोस्फीयर किससे जाना जाएगा देखो, ठीक है। किससे जानेंगे आप इसने, बताओ यार, इतना बढ़िया प्रश्न तो हमने मिला है कौन, कही जाना तो बेरा है कौन। पद लिथोस्फीयर किससे संदर्भित होगा या किससे संबंधित होगा, ठीक है ना, किससे रिलेटिव होगा, ठीक है। इसका संबंध बताना पड़ेगा भाई आपने, ठीक है ना। यू रहा उत्तर यार, बी उत्तर में क्या बता रखा था, पृथ्वी का आंतरिक भाग होता पद लिथोस्फीयर, ठीक है। ये आप याद कर लियो भाई छोरो, ठीक है ना। कनेक्टर का पेपर में आ लिया, कनेक्टर वाले हैं। वातावरण और पृथ्वी पर जल सहित, पृथ्वी पर जल सहित पृथ्वी की जो पपड़ी का लगभग 50% किसका बना होता है रतम ने, ऑक्सीजन का, जिसमें 46.6% ऑक्सीजन, सिलिकॉन 27.7%, ठीक है ना। सारी डिटेल दे रखी है जो आपकी, ठीक है ना भाई। जो एल्यूमिनियम की मात्रा है वो 8.1%, लोहा की मात्रा 5.0%, कैल्शियम की मात्रा 3.6%, ठीक है ना। सारे जो तत्व में याद कर लियो भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है भाई। तो कौन सा लवण एक अवसादी चट्टान नहीं है भाई, कौन सा जो लवण है एक अवसादी चट्टान नहीं है, बेसलोट, ठीक है। बेसालाट या बेसोलोल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। कर लोगे बेसाल्ट क्या बोलते हैं भाई, तो बेसाल्ट, ठीक है। बेसाल्ट बोला गया इसमें, एक आग्नेय चट्टान है, ठीक है ना। कौन सी चट्टान है, एक आग्नेय चट्टान है। कर लोगे याद, जो लावा को ठंडा होने के और जमने से बनती है, ठीक है। लावा ठंडा होगा और कभी जमेगा, इससे बनेगी ये चट्टान, ठीक है ना, जिसको हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, कंप्यूटर ने ला दिया अगला प्रश्न। तो भूगोल की वह शाखा जो भूमि के रूप में उनके विकास और संबंधित प्रक्रिया के अध्ययन के लिए समर्पित है, तो उसने क्या कहेंगे भाई, उसने कहेंगे भू आकृति विज्ञान, क्या कहेंगे छोरियो, भू आकृति विज्ञान कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लाया जाए। तो अगला प्रश्न है, कौन सा एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, चूना पत्थर एक आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल नहीं है, चूना पत्थर, ठीक है ना। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है ना। मात्रा देख लियो कितनी आओगी इसमें, क्या होगा, ठीक है ना। विद डिटेल है सारा पीडीएफ में। तो कौन से का आंतरिक चट्टान नहीं है भाई, कौन सा नहीं है, तो ग्रेनाइट नहीं है भाई सूर्य, ठीक है। कनेक्टर 2017 का पेपर में पहली शिफ्ट में प्रश्न पूछ लिया, का आंतरिक चट्टान कौन सी नहीं है, तो ग्रेनाइट नहीं है भाई, डी ऑप्शन, ठीक है ना। अगला प्रश्न लाओ कंप्यूटर जी। तो अगला प्रश्न कंप्यूटर ने ला दिया भाई, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, रूपांतरिक चट्टान का उदाहरण बताओ यार। तो रूपांतरिक चट्टान का उदाहरण क्या हुआ, संगमरमर, ठीक है ना, संगमरमर के पत्थर, ठीक है ना। अक्षांश और देशांतरीय जो विस्तार है भाई, ठीक है ना। ये प्रश्न भी आपके बहुत बार आए हैं। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दरों पर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा, जी का मान क्या होगा भाई छोरे, बड़ा है, क्या होगा गबरू हो, यानी इंक्रीज हो या डिक्रीज, यानी इंक्रीज हो है भाई, समझ गए, बढ़ता है, डिक्रीज नहीं होता, तो ये इंक्रीज हो जाता है दरों पर। अगला प्रश्न है, इस दाब क्षेत्र को असो अक्षांश भी कहते हैं, किसको भाई, ठीक है ना, किसको कहेंगे छोरो, तो उपोष्ण कटिबंधीय जो आपका उच्च दाब वाला क्षेत्र है उसको हम क्या कहेंगे, असो अक्षांश भी कहेंगे, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र को असो अक्षांश भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न लाया जाए कंप्यूटर जी। तो अगला प्रश्न है भाई, यदि ग्रीनविच पे अभी 3 बज रहे हैं और 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पे क्या समय होगा, ठीक है ना, 6 बजेंगे, कितने बजेंगे, 6 भाई, ठीक है, 6 PM। अगला प्रश्न कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लाओ। तो उत्तरी गोलार्ध में किस जोन को भाई बताओ क्या होगा, क्या होगा मेरे भाई, उत्तर आयनाथ, क्या होगा, उत्तर आयनाथ, ठीक है ना भाई। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लाना पड़ेगा आपने, किस स्थान पे घड़ी, ठीक है, 5:20 AM दिखाएगी जबकि GMT पे रात्रि 12 बजे, ठीक है, दिखाती है। तो यानी GMT पे भाई रात्रि के 12 बजे, यानी रात के 12 बजे दिखा हुआ है, तो भाई दिल्ली का टाइम है, नहीं, नई दिल्ली, तो नई दिल्ली ऑप्शन आ जाएगा। अगला प्रश्न लाओ कंप्यूटर जी, भारत के भूमध्य रेखा के उत्तर भाग में किन अक्षांशों के बीच में आता है, ठीक है ना, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक भाई, ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। जो आपका अक्षांशीय विस्तार पूरा याद कर लियो, ठीक है। देशांतरीय विस्तार कर लियो, 68 डिग्री 7, 97 डिग्री 25, ठीक है, भूलियो ना, बहुत बार पेपर में आवे। भारत का क्षेत्रफल
भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, भारत का क्षेत्रफल कितना एरिया है भाई? भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, अगला प्रश्न कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लाओ। निम्न में से कौन सा जलवायु, ठीक है, विषयक नियंत्रक जो नियंत्रण है अत्यंत महत्वपूर्ण है, बताइयो क्या आएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा भाई अक्षांश। क्या होगा छोरियो? अक्षांश उत्तर होगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न कंप्यूटर जी लाओ स्क्रीन पे फिर फटाफट। अगला प्रश्न है भाई, सभी देशांतर कहाँ मिलेंगी? जो देशांतर है भाई दरों पे मिलेंगी। ठीक है, ठीक है ना, कहाँ पे मिलेंगे? दरों पे। जो ग्रीनविच रेखा है किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? देशांतर बोलेंगे। ठीक है ना, कर लोगे याद? कर लियो भाई याद। अगला प्रश्न लाओ कंप्यूटर जी। कंप्यूटर जी अगला प्रश्न आ गया है, किस देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है? तो 80 डिग्री से 30 तक की भाई। कौन सा ऑप्शन में आपका? ए ऑप्शन भाई। अगला प्रश्न है, जो ग्रीष्म अयनात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो कौन सी बात हमने सही लग गया है? ठीक है ना, कौन सी है कौन नहीं इसमें सही? ठीक है ना, जो सही बात है यहाँ पे लिख रहा है कि राम ते पढ़ियो तमें। ठीक है ना, बिल्कुल आराम था भाई, कि मैं जल्दबाजी को नहीं, जब पीडीएफ मिलेगी सारी चीज पढ़ लियो। विश्व में कुल समय क्षेत्रों की संख्या पूछे आपसे कितनी है भाई? 24 समय क्षेत्र है भाई। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा की समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांशीय रेखा कहलाएगी वो। ठीक है ना, अक्षांशीय रेखा कहलाएगी। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पे दिन कितना लंबा होता है? तो भूमध्य रेखा पे दिन कितना लंबा होगा ब्रुओ? तो दिन लंबा होगा भाई कितना? तो दिन बताइयो भाई। तो दिन कितना होगा मेरे भाई? 12 घंटे। 12 घंटे का दिन। ठीक है, भूमध्य रेखा पे। प्रश्न है भाई, कुछ भी पूछ सके। भूमध्य रेखा निम्न में से कौन से देश से गुजरती है भाई? ठीक है ना, हरियाणा कलर के एग्जाम में प्रश्न आ लिया यू। ठीक है ना, भूमध्य रेखा तो किस देश से गुजरेगी भाई? केन्या से। ठीक है, केन्या जो देश है, ठीक है, जो केन्या देश है तो उसकी ओर से क्या होगी भाई? भूमध्य रेखा गुजरेगी। ठीक है ना, कन्या देश की राजधानी बताइयो भाई। ठीक है, कमेंट बॉक्स में राजधानी बताइयो। तो आज की क्लास में अपने इतने ही प्रश्न है दोस्तों, मेरे को काम है तो आपकी सुचारू रूप से क्लासेस चलती रहेंगी, प्रश्न आपके कंप्लीट करवा दूंगा, एग्जाम से पहले सारी पीडीएफ करवा दूंगा भाई, चिंता ना करो बस। ठीक है ना, आपका काम है अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू करो बस। ठीक है ना, कि साथी का कोई कमेंट में क्वेश्चन डाउट है वो बता दियो भाई। ठीक है ना, आपके जो मैसेज कमेंट देखता हूँ, और प्लीज़ यार एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो आज की क्लास आपको कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।